नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में दो बालिग जो हैं उनकी शादी की उम्र अगर लड़के लड़की की कहें तो उनके लिए अलग अलग है। और ये उम्र अलग क्यों रखी गई थी, इसके पीछे जब ये कानून बने थे उस वक्त अलग अलग तर्क थे। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, उसके बाद शारदा एक्ट आया और उसके बाद उम्र के इस पड़ाव में एक अलग अलग बदलाव किए गए। साफ तौर पर जिसमें ये कहा जाता है कि 21 साल की लड़के की उम्र होनी चाहिए न्यूनतम और लड़की की उम्र 18 साल। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या और क्यों इसे अलग अलग रखा गया। हालांकि सरकार ने इसे लेकर पिछले साल ही एक टास्क फोर्स का गठन किया था और जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट भी दी है, क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें हो रही हैं और सरकार भर इस पर भी विचार कर रही कि क्या न्यूनतम उम्र एक समान होनी चाहिए लड़का और लड़की की। और अब इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें जिनका जिक्र किया गया है कि सभी धर्मों में एक समान हो और लड़के और लड़की दोनों की उम्र एक समान होनी चाहिए शादी के लिए। तो असल में इसके पीछे संवैधानिक कारण क्या हो सकते हैं, क्या उनके अधिकार हैं और क्यों ये अदालत में दलील दी गई है, और इससे पहले के जो कानून थे उस वक्त ये फर्क उम्र में क्यों रखा गया और क्या उसके कुछ वैज्ञानिक कारण थे या महज मैं कहूं कि कुछ लोगों की रजामंदी या उनके विचारों के आधार पर इसमें उम्र का फर्क रखा गया था। समझेंगे तीन बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट गीता लूथरा जी, जो कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं। उन्होंने फाइल की याचिका। आपका स्वागत है मैम। हमारे साथ समाजशास्त्री हैं, डीयू में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर वी राजलक्ष्मी जी, आपका स्वागत है मैम। और सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून में। सत्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में गीता जी आपसे करना चाहूंगा। हालांकि सरकार इस पर विचार कर रही है, पिछले साल एक टास्क फोर्स का गठन हुआ, उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की गई और लंबे समय से इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक क्यों देनी पड़ी और क्या बड़ी दलीलें हैं? तो ये एक इमोटिव इशू भी है और बहुत सी जो सब कम्युनिटीज हैं सबके अलग अलग कानून हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स में उन्होंने ये एक रिकमेंड किया था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन हो गई सरला मुद्गिल में, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20 years ago। इस डायरेक्शन में लॉ कमीशन ने भी बहुत सजेशंस दिए हैं। मुझे लगता है पिछले 2 साल पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। प्रॉब्लम इसमें मेनली ये है कि अभी तक या तो स्त्रियों की मैच्योरिटी कम मानी गई है या क्या मानी गई है, या उनकी इन अ सेंस ये एक इंफीरियोरिटी है कि आप कह रहे हैं मोस्ट रिलीजन्स आर सेइंग, मोस्ट कोड्स आर सेइंग कि लड़के की उम्र 21 साल की होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल की होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान का कानून है और इसमें परिवर्तन मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। ये एक यूनिफॉर्म एज होनी चाहिए, जिसके लिए एक्चुअली जो पिटिशनर हैं वो एक वकील ही हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट की पिटिशंस करते हैं, अश्विनी कुमार उपाध्याय। और मैं तो सिर्फ इस बात को बहस कर रही हूँ कोर्ट में। और मुझे लगता है कि कोर्ट जाना इसलिए जरूरी है, चाहे कोर्ट भी आपको शायद लॉ कमीशन को भेजे और लॉ कमीशन आगे इस बात को पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दोबारा दे, या कोर्ट खुद यूनियन को बुला के पूछे कि ये आप इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे। तो ये सब बातें हैं जिसके लिए कोर्ट जाना जरूरी हो जाता है जब आपको लगता है कि रिलीजियस रीजंस, सेंटिमेंटल रीजंस, इमोशनल रीजंस में की वजह से अमेंडमेंट में जो जरूरी अमेंडमेंट्स हैं उनमें देरी होती है।
तो इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। गीता जी, दो सवाल और मेरे। पहला ये कि जब शारदा एक्ट 1978 में संशोधन किया गया, 15 से बढ़ाकर 18 की जब बात सामने आई, उसके पीछे जो रीजनिंग थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश की। लेकिन जो मोटे तौर पर बात निकल कर आई कि उस वक्त बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते थे, उसको कम करने की दिशा में इस उम्र को बढ़ाया गया। लेकिन इस उम्र को 21 ना करने के पीछे जो तर्क समझ में आ रहे हैं मुझे पढ़ने के बाद, अलग अलग उस वक्त में जो चर्चाएं हुई हैं, कहा जा रहा है क्योंकि जो लड़की है उसे मां बनने के लिए उसके शरीर की बनावट, परिपक्वता, मजबूती, वो जो चाहिए होती है वो बेहद जरूरी है। जो तर्क दिया जा रहा है कि 21 होनी चाहिए, लेकिन क्या उस वक्त इस चीज को नेग्लेक्ट किया गया, या फिर संवैधानिक तौर पर जो बराबरी का अधिकार है क्या उसका कहीं हनन होता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी है? देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। सीडॉ की जो कन्वेंशन है ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। उसमें ये कहा गया कि लड़की की उम्र अगर उसका बच्चा होना है और उसकी हेल्थ पे बुरा असर नहीं हो तो करीब 20 साल की होनी चाहिए। पर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बहुत से केसेस होते हैं जहां लड़की और लड़कों की उम्र, अल्टीमेटली ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि लड़की लड़का दैट अट्रैक्शन स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द लेट टीनेज ईयर्स। तो कई बच्चे एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। उसमें लड़का रेप के लिए गिल्टी हो जाता है इफ द गर्ल इज अ माइनर। नाउ द क्वेश्चन इन दिस इज कि आप उम्र को कैसे रखें, टेकिंग इनटू इफेक्ट द बायोलॉजिकल नीड्स, लड़के की बायोलॉजिकल नीड्स, लड़की की बायोलॉजिकल नीड्स, उनकी अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, which will not necessarily wait till 21 years, which will not wait till 18 years. So then do you want to punish that boy? आप उस लड़की को तो पनिश नहीं करेंगे, पर दो लोग एक दूसरे के साथ विवाह करना चाहते हैं, वो सोसाइटी के खिलाफ जाना चाहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि उनके माँ बाप की रजामंदी नहीं होती है, तो क्या आप उनको पनिश करेंगे? तो ये सब को देख के, प्लस इंटरनेशनल केसेस अगर आप देखें, मोस्ट कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, यूके देख लीजिए, बहुत से देश, कुछ देश में एक दो हैं, शायद डेनमार्क होगा, जिसमें 15 और 18 है, 15 विद कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, 18 विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। दूसरी एक बात मुझे बहुत जरूरी लगती है, आप किसी को कार की ड्राइविंग 16 साल की उम्र में अलाउ कर रहे हैं यूएस जैसे देश में, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल मेजॉरिटी समझ रहे हैं। आज की डेट में लोगों की बॉडीज, बच्चों की बॉडीज मैच्योर भी थोड़ा अर्लियर हो रही हैं। तो ये एक ऐसा इम्पैक्ट है जो आपको साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, फिजिकल व्यू पॉइंट, मेडिकल व्यू पॉइंट, मेंटल व्यू पॉइंट, इन सब से देख के फिर इस बात का निर्णय करना है कि उम्र क्या 21 होनी चाहिए कि 18 होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों का ये व्यू है कि उम्र एटलीस्ट 18 इयर्स तो होनी चाहिए। बहुत यंग भी नहीं हो, बहुत ओल्ड भी नहीं हो, पर बेसिक प्रीमाइस ये है कि लड़का और लड़की इक्वल हैं। ये नहीं हो सकता कि लड़के की उम्र 21 साल की हो और लड़की की 18, क्योंकि द गर्ल शुड बी यंगर देन द बॉय so that he can exercise authority over her, or it will can be an unequal relation. इस सब को लेने देख के 18 साल की उम्र की और सेम एज की उम्र की रिक्वेस्ट है हमारी। प्रोफेसर राजलक्ष्मी जी, पहली चीज तो ये कि उम्र एक समान होनी चाहिए, इसको लेकर आपकी राय क्या? और दूसरा ये कि जब इसको अलग रखा गया उस वक्त एक बड़ा तर्क ये दिया गया कि देश में
दहेज प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित नजर आ रही थी अगर उन दशकों में देखें, 70 से लेकर 90 के बीच में। और बच्ची का यानी कि किसी लड़की के पालन पोषण के साथ साथ जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उसको बहुत, एक बार कहूं कि बोझ के तौर पर समाज लेता हुआ नजर आ रहा था। क्या उसके चलते जल्द शादी कर दी जाए और उस एज से उस बच्ची के जो बोझ है उससे माता पिता अपने आप को फरकत कर लें, अलग हो जाएं, इसलिए इस एज को उस पर रखा गया, या फिर कुछ और रीज़न थे? और आज जब हम समाज की ज़रूरतें, जैसा कि कहा एडवोकेट लूथरा ने, कि जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस की बात करें या फिर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, उस नज़रिए से हमें देखना होगा और एज को उस नज़रिए से ही हमें सोचना होगा। सबसे पहले जो गीता जी ने बोला उससे मैं सहमत हूं, और क्योंकि आज जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि लड़का और लड़की को हर समान, हर चीज पे, हर सोसाइटी के हर पहलू में उनको एक समान देखें। जैसे पहले इसलिए होता था बिकॉज हमारा एक पेट्रिलिनियल सोसाइटी है, इसमें हम लोगों को शुरू से लड़की को हम ये सिखाते हैं कि पति परमेश्वर होता है, तो पति को आपको पति का जो स्टेटस होता है और जो रिलेशनशिप होता है वो एक अथॉरिटी और रिस्पेक्ट का होता है। दैट इज द गर्ल शुड रिस्पेक्ट द मैन इन हर लाइफ, और रिस्पेक्ट तभी होता है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जब उसकी उम्र आपसे ज्यादा हो, क्योंकि शुरू से हम देखते हैं जिस तरह से हम लड़की को सोशलाइज करते हैं, घर में सिखाते हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाते हैं। कई स्टडीज हुई हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि इन इंडिया द इंडियन गर्ल्स नेवर एक्सपीरियंस चाइल्डहुड, उनकी कभी वो कभी बच्चे ही नहीं रहते, उनको हमेशा एक एडल्ट की तरह देखते हैं। तो इसीलिए उनकी जो मेच्योरिटी लेवल होती है नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि आज के दौर पे हम उसको बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। दूसरा, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि जो बॉय का जो स्टेटस होगा वो गर्ल के स्टेटस से हायर होना चाहिए। इवन इन द कास्ट सिस्टम अगर आप देखते हैं उसमें एक रूल है कास्ट एंडोगैमी, जिसमें हम ये कहते हैं कि a boy should be of an upper caste can get married of a girl from a lower caste, but opposite is not allowed। क्योंकि हम क्या करते हैं कि लड़की की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और लड़की की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो एक अथॉरिटी के लिए, एक पेट्रिलिनियल सोसाइटी को परपेचुएट करने के लिए पहले होता था कि लड़की की जो उम्र है वो कम होनी चाहिए और लड़के की उम्र ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा ये भी कि जो लड़की की प्रोटेक्शन है, जैसे सिक्योरिटी है, आप देखिए कि जिस समाज में बोलते हैं कि पापा, शादी से पहले पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लड़की की देखभाल करे, और शादी के बाद पति की। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो पेरेंट्स की, वो ये सोचते हैं हम शादी कर देंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एक ये आशा की लड़के का जो स्टेटस होना है वो लड़की से ज्यादा होना है, इसके वजह से भी डाउरी सिस्टम होता था। और सबसे ज्यादा ये कि हम पाले पोसे, और फिर वो जब पराया धन हो जाएगी, लड़की जब दूसरे घर चली जाएगी, लड़की पराया धन है, तो जो दूसरे घर में जाएगी तो उसके जो भी फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, पेड़ हमने बोया, पेड़ की देखभाल हमने की, लेकिन जब फल का समय आया तो उसकी शादी हो जाती है, तो वो दूसरे लोग उसको इंजॉय करते हैं। इसीलिए ऐसा है कि पहले ही उसमें कम खर्चे और पहले से हम उसकी शादी कर दें। तो इस वजह से चाइल्ड मैरिजेस होती थी, इस वजह से पेरेंट्स चाहते थे कि लड़की की जल्दी से हम शादी कर दे, तो एजुकेशन भी नहीं होती थी, और लड़के की उम्र और लड़के का स्टेटस, उम्र भी स्टेटस भी, और चाहते थे कि लड़का को एम्पल टाइम दिया जाता था कि वो अपनी इकोनॉमिक्स पोजीशन को सिक्योर कर ले, यानी कि वो पढ़ ले और अपनी एक अच्छे सी स्टेटस बना ले, तब जाके उसकी शादी के लिए उसको करते थे। तो इस वजह से क्या होता था जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। जो आपने कहा, मैं इसको थोड़ा सा लीगली भी जानना चाहूँगा। जो संवैधानिक अधिकार एक मौलिक अधिकार के तौर पर नजर आते हैं, बराबरी के अधिकार की बात होती है, सत्या, किस तरीके से ये एज डिफरेंस जो है संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार को क्या कहीं आपको लगता है कि एक बड़ा उल्लंघन के तौर पर भी नजर आता है? और दूसरा सवाल कि जो बात कही प्रोफेसर राजलक्ष्मी मैम ने कि
जिस तरीके से समाज में ज़रूरतें बदली हैं, इंडिपेंडेंस आ रही है और आर्थिक तौर पर जब मजबूती की बात हम देखते हैं, पहले ये होता था कि लड़का घर चलाएगा या वो लीड करता था। आज सिचुएशन बदली हुई है और उन बदली हुई परिस्थितियों में हमें इस एज को बदलना ज़रूरी है। देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो बेशक संवैधानिक पहलू है कि जिसमें आपने चर्चा की कि समानता का अधिकार है। तो अगर समानता का अधिकार है तो जो आयु है, जो न्यूनतम विवाह के लिए, वो स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो आर्टिकल 14 में है। दूसरा आर्टिकल 15 में है ये कि आप जाति, धर्म, लिंग और इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो सरसरी तौर पे इन 2 प्रावधानों का उल्लंघन नज़र आता है। तीसरा ये है कि अगर आप कम उम्र में विवाह की अनुमति देते हैं और इस तरह की शादियां होती हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे बहुत अच्छी संख्या में बाल विवाह अभी भी होते हैं, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट और तरह के प्रावधानों के बावजूद। तो ये जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसमें राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, उसका भी एक तरह से वायलेशन होता है। तो ये तो संवैधानिक बात हुई। गीता जी ने चर्चा की जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो लड़के और लड़कियां, खासकर जो टीनेज लेटर पार्ट में, वो इस तरह से फिजिकली और सेक्सुअली और इमोशनली थोड़ा इस तरह से एक्टिव होते हैं, जिसके कारण उनका अट्रैक्शन और इन सब चीज़ों का मेरा मानना है कि हमें सेक्स को मैरिज से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये दोनों 2 चीज़ें हो सकती हैं, बेशक जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन के रूप में उसकी एक सैंक्टिटी है, उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं। तो सेक्सुअली कोई एक्टिव हो सकता है या उसके लिए कैपेबल है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलाउ करता है कि वो बच्चे पैदा कर सकें, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। 2, तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा जो कि इससे अलग है, ये इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। भारत एक ऐसा देश है जो कि अगले कुछ सालों में दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा। हम चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं और कई तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसमें चर्चा की जा रही है कि भारत में पॉपुलेशन को एक हालांकि हम स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कई आशंकाएं हैं कि कहीं हम अगर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी फॉर द स्टेट टू डिसाइड। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो एक तरह से अलग अलग धर्मों के आधार पे जो कानून बने हुए हैं, जिसमें कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, या हिंदू मैरिज एक्ट है, या स्पेशल मैरिज एक्ट है, इन सब में तो एक तरह से 18 और 21, 18 लड़कियों के लिए और 21 जो है लड़कों के लिए ये आयु तय की गई। लेकिन अगर आप मुस्लिम लॉ की बात करें तो उसमें एज ऑफ प्यूबर्टी की बात है, जो कि उससे बहुत पीछे, आप समझिए कि 14-15 की उम्र में भी शादी हो सकती है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये समाप्त होना चाहिए। तो 2 लेवल पे है, एक तो लड़के और लड़कियों के बीच के जो उम्र में जो फर्क है वो समाप्त होना चाहिए, और दूसरा जो कई बार अलग अलग धर्म के आधार पे अलग अलग उम्र तय करने की बात है, ये चीज़ एक संवैधानिक समाज के लिए ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से इसमें परिवर्तन लाजमी है। ओके प्रोफेसर लक्ष्मी जी, क्योंकि जैसे जिक्र किया सत्या ने, मैं देख भी रहा था कि भारत में जो अलग अलग धर्म हैं और वहाँ पर चाहे भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 की बात करें, पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम की बात की ही हमने, बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात की, क्या जो शादी का बंधन या शादी का जो एक मैं कहूँ कि कार्यक्रम है, ये एक धर्म विशेष के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी अलग रीति रिवाजों के नज़रिए से भी देखा जाता है। यहाँ पर पॉलिसी का इंटरफेरेंस या कोर्ट की दस्तक या उसका इंटरफेरेंस कितना सही नज़र आता है या कितना आपको लगता है कि अनुचित है, और अगर ऐसा है तो वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारे सोसाइटी अगर आज देखते हैं हम अपनी सोसाइटी में, हमारा सोसाइटी मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक यूनिट से बना हुआ है। और आज हम ये कहते हैं कि भारत एक है और एक सेक्युलर कंट्री है। अगर हम सेक्युलर कंट्री के तौर पे भारत को देखते हैं तो इसमें जरूरी है कि हम इस भेदभाव को पॉलिसी के उससे भी हटा दें, और जब तक कोई लॉ नहीं होगा, ऑफ कोर्स लॉ
इट्स नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट जिससे कि चेंज आ सकता है, सोशल चेंज आ सकता है। सोशल चेंज के लिए मेंटल मेकअप में चेंज आना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक पॉलिसी में नहीं चेंज आएगा तो लोगों की जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव नहीं आएगा। हर एक वर्ग में और हर एक क्लास में, हर एक आज जिस तरह से हमारा समाज बदल रहा है, हर एक वर्ग में बहुत इम्प्लीमेंटेशंस और बहुत चेंजेस आ रही हैं, और लोगों का जो एस्पिरेशंस हैं, एटीट्यूड है, उसमें भी बहुत चेंजेस आ रही है। और आज हम अगर मल्टी रिलीजियस मैरिजेस की बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जब हम इस बात करते हैं कि लड़का और लड़की को एक समान होना चाहिए, सब उनके जो रिलेशनशिप्स होनी चाहिए उसको एक समान अगर हमें देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि लॉ में भी और पॉलिसी में भी और गवर्नमेंट को भी अपने प्रोग्राम्स में चेंजेस और बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज हमारा सोसाइटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आज हमारी सोसाइटी में अगर हम चाहते हैं कि कंसेंसस बना रहे, यानी कि एक लोग इंटीग्रेट रहे और एक दूसरे से जुड़े रहें, इसमें हमें बहुत जरूरी है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें चेंजेस आनी चाहिए। और जहां लॉ की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, और इट्स ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कि जिससे कि चेंजेस आ सकती हैं, बट उसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको कि हमें देखना चाहिए जिससे कि बदलाव आए, जैसे एजुकेशन हुआ, अपने घरों में सोशलाइजेशन प्रोसेस में भी बहुत चेंज आना चाहिए। गीता जी, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सुनवाई होगी, लेकिन फिर भी मैं अगर इसको धर्म के साथ देखूं, अलग अलग देश, भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग जो कानून है उसमें अलग अलग उम्र तय की गई है। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे जहां पर बहुलवादी समाज है, अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग हैं, वहां पर किसी एक कानून के तहत सांस्कृतिक जो शादी का एक मसला जो बहुत ही निजी कहा जाता है किसी एक धर्म परिवार के लिए, उसको गवर्न कह सकता है, उसमें पॉलिसी इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर संवैधानिक तौर पर अगर जो अधिकार उनके पास दिए गए हैं उससे अलग? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है वो हमारा परहैप्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट्स है। उसमें 18 साल की उम्र है मेजॉरिटी की, लड़के की और लड़की। तो ये जो हमारे बाकी कानून है, जो चाइल्ड प्रोहिबिशन, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, जो क्रिश्चियन लॉ का एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, इनमें परिवर्तन आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ये कहता है, और जैसे सत्या ने कहा, आर्टिकल 14 और 16, 15, 16 सब इस पे रेलेवेंट होंगे, जहां women have a right to equality। इसके अलावा पुत्तस्वामी की जो अभी रीसेंट जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो राइट टू लिव विद डिग्निटी फॉर अ वुमन मीन्स ऑल्सो इक्वालिटी। जो अडल्ट्री की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विमेन्स राइट टू डिग्निटी इज अफेक्टेड। अब डिग्निफाइड लिविंग का इंटरप्रिटेशन अब लें तो बहुत क्लियरली अ वुमन्स राइट दैट शी शुड बी कंसिडर्ड इक्वल टू मैन। आप आदमी की उम्र 21 क्यों रख रहे हैं और औरत की उम्र 18 क्यों रख रहे हैं? इससे both men can have an objection and women can have an objection. It is no rational in any basis. It has no basis. It's contrary to the Indian Majority Act. So there has to be rationalization in the penal code, in the marriage laws, in the Child Prohibition for Marriage Act. In all these enactments, हमें equality लानी पड़ेगी। इंडिया ने बहुत सी कन्वेंशंस को साइन किया है। हमारी लॉ कमीशन ने बहुत पेपर्स, 2 पेपर्स, एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट की 2008 में किया, एक लॉ कमीशन ने मैरिज लॉज की अमेंडमेंट का 2018 में किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि कभी कभी कोर्ट को वहां स्टेप इन करना पड़ता है जहां पार्लियामेंट थोड़ा
धीरे से दखल देती है, क्योंकि रिलीजियस मैटर्स बहुत ही इमोटिव और सेंटिमेंटल होते हैं। ओके मैम। सो इन दैट इज बेसिकली इट। सत्या, बहुत संक्षेप में, क्योंकि जब ये मसला अब कोर्ट में है, हियरिंग होगी, फैसला क्या आता है इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी देश में क्या इसके साथ ये भी सवाल अब खड़े हो जाएंगे कि अब शादी की एक उम्र है, शराब पीने के लिए एक अलग उम्र की आप परमिट देते हैं, गाड़ी चलाने के लिए एक अलग उम्र की परमिट होती है, और वोट देने के लिए आपका एक अलग परमिट है, एक अलग एज है। बहुत संक्षेप। इसका अलग अलग हो सकता है और होना भी चाहिए, सबको एक साथ एक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग हो सकता है। लेकिन एक दो चीज़ मैं कहना चाहूँ, ये कैसे किया जा सकता है खासकर इस मसले में। अभी जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग एज है, देखिए अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाएं। इसमें इनफैक्ट मैरिज और डिवोर्स को लेके, एडॉप्शन को लेके और भी इश्यूज को लेके इस तरह के पिटिशंस हैं, हो सकता है सबकी एक साथ सुनवाई हो। लेकिन एक तो ये हो सकता है कि अलग अलग कानूनों में ही जो धर्म के आधार पे हैं उनमें भी यही एज फिक्स कर दिया जाए। चलिए सत्या, वक्त कम है, बहुत बहुत कर्तव्य शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।